Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education Manoharpur, Jaipur, Rajasthan. Dear students, पिछली क्लास में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की आधारभूत बिंदुओं के बारे में चर्चा करी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ में नोट्स बनाते चलें, वो भी अच्छे वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तंत्र के गुण। तंत्र के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब देखिए, तंत्र के गुणों को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मात्रात्मक गुण। गुण और मात्रा पर जब निर्भर करते हैं तो मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस तंत्र में क्या होगा? विस्तार होगा। क्या होता है? विस्तार होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसके गुणों को विस्तारण क्या कहते हैं? विस्तारण गुण। विस्तारण गुण। अब ये विस्तारण गुण हैं, वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? मात्रा पर। ठीक है, अर्थात मात्रात्मक गुण। इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है मात्रात्मक गुण, अर्थात परिभाषा आप लिख लें, अर्थात तंत्र के वे गुण जो उस तंत्र में निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाएंगे? मात्रात्मक गुण या विस्तारण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहलाएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लें। डेफिनेशन तंत्र के, ये तो पता है ना तंत्र किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए स्वेच्छा से चुनते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तंत्र के वे गुण जो उसमें निहित, निहित का मतलब विद्यमान, प्रेजेंट, उसमें निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं, न कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो कौन से गुण कहलाएंगे? मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो है अपना, देखिए, द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान।
अब द्रव्यमान एक इतना सा है पदार्थ, ठीक है, और एक इतना है, तो द्रव्यमान ज्यादा किसका होगा, इसका होगा या इसका? बड़ा है उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स पर। तो एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है, तो छोटे पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, जबकि बड़े पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगता है। क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जब गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है यहाँ पर कि जो द्रव्यमान है वह किस पर निर्भर कर रहा है, मात्रा पर। किस पर निर्भर कर रहा है, मात्रा पर। किस पर निर्भर करेगा, मात्रा पर। इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर समझा देता हूं, बाकी कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। एक है आयतन। आयतन को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, V के द्वारा, वॉल्यूम। अब हमें मालूम है, वही देखिए आप, एक इतना सा पदार्थ लीजिए और एक इतना बड़ा पदार्थ लीजिए, ठीक है, या ये कह लीजिए कि 1 लीटर है और एक है 5 लीटर, जो भी है फॉर एग्जांपल। अब इसमें ये बताइए ज्यादा आयतन किसका होगा, 5 लीटर का। तो यहां पर निहित पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आयतन भी क्या है, एक मात्रात्मक गुण है। फिर है एंट्रोपी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। एंट्रोपी क्या होती है, तंत्र की अस्त व्यस्तता का माप क्या कहलाता है, एंट्रोपी। अर्थात तंत्र में निहित अवयवी कण, पार्टिकल, क्या पार्टिकल क्या हो, अव्यवस्थित रूप से विद्यमान होते हैं। जितने ज्यादा अव्यवस्थित रूप से विद्यमान होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए हम ये सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं कि तंत्र की अस्त व्यस्तता का माप क्या कहलाएगा, एंट्रोपी। अब आप देखिए 2 क्लासरूम है आपके सेम साइज के, जिनका क्षेत्रफल क्या है, सेम है बैठने के लिए, ठीक है। अब यहां पर इसमें 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं और इसमें 500 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो व्यवस्थित रूप से किस में बैठेंगे, इसमें, और अव्यवस्थित रूप से किस में बैठेंगे, इसमें। जब अव्यवस्थित रूप से इसमें बैठेंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर व्यक्ति कितने हैं, 50, और यहां पर कितने हैं, 500। तो मात्रा क्या होगी इनकी, ज्यादा। नंबर क्या है इनके, ज्यादा। इसीलिए यहां पर एंट्रोपी भी क्या होगी, एक मात्रात्मक गुण। क्या होगी, मात्रात्मक गुण, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। आगे देखिए, एक है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं कैपिटल ई के द्वारा। अब आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, बताओ। वेरी गुड। आंतरिक ऊर्जा होती है स्थिर आयतन पर तंत्र में निहित ऊर्जा। स्थिर आयतन पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब आपको मालूम है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे मात्रात्मक गुण है। एक तो कोयला है मान लीजिए इतना बड़ा, और एक है कोयले का टुकड़ा इतना बड़ा। अब दोनों को जलाइए आप। जब दोनों को जलाएंगे तो अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, अधिक उसमें ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, बड़े कोयले से, क्योंकि इसमें निहित पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, मात्रात्मक गुण होती है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल,
एंथैल्पी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ये तो। एंथैल्पी रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। किसके द्वारा? एस के द्वारा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात स्थिर दाब पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। क्या कहलाती है? एंथैल्पी। फिर से बोल रहा हूं, ये आगे और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे आगे। स्थिर दाब पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको हम वैसे समझ लेते हैं किस प्रकार से। एक सिलेंडर है, इतना बना लेना आप सिलेंडर, ठीक है, और एक सिलेंडर है कुछ इतना बड़ा। दोनों में क्या भरी हुई है? गैस। ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर पूर्ण रूप से भर गया। अब इससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं? इसको जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको भी जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगी? उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहां से उसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी या यहां से उसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी? उसमें ऊर्जा ज्यादा कहां से प्राप्त होगी? उसमें ऊर्जा अधिक कहां से प्राप्त होती है? बड़े वाले सिलेंडर से। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि एंथैल्पी भी क्या है? एंथैल्पी भी क्या है? एक मात्रात्मक गुण, विस्तारण गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और देख लीजिए, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा Q, यह भी क्या होती है? यह भी क्या होती है? मात्रात्मक गुण, एक्सेट्रा। इसको आप अच्छे से याद कर लें। और आप कंपटीशन के जो पेपर्स हैं पिछले, उनको उठा के देखेंगे तो यहां से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए, बी नंबर, गहन गुण, या हम कह सकते हैं विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण, और विशिष्ट गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर निहित गुण क्या है? कुछ अलग है औरों से, इसीलिए वह अपने आप में क्या है? एक विशिष्ट है। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? याद रखने के लिए इससे कोरिलेट करके हम लिख सकते हैं इंटेंसिव आंतरिक, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, ठीक है। अब नाम से ही विदित हो रहे हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, उसके अंदर निहित गुण गहन गुण, विशिष्ट हैं, औरों से अलग गुण हैं, इसलिए क्या होंगे? ये विशिष्ट गुण, उसके अंदर निहित गुण हैं, इससे हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, परिभाषा, तो क्या होगी? तंत्र के वे गुण जो उसमें निहित विद्यमान
प्रेजेंट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करके उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गहन गुण, विशिष्ट गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, तो लिखिए तंत्र के वे गुण जो उसमें निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करके उसकी प्रकृति, उसकी किसकी, पदार्थ की, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गहन गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं या विशिष्ट गुण कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, एक है दाब। क्या है? दाब। दाब को हम लिखते हैं P से, प्रेशर। अब यहां पर अलग अलग गैसों का दाब क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ गैसें हल्की होती हैं, कुछ गैसें भारी होती हैं। जैसे हीलियम हल्की गैस है तो CO2 क्या है? भारी गैस है। जो भारी होगी उसका दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब यदि हल्की गैस को हम किस में बंद कर दें? गुब्बारे में, तो क्या करेगी? उस गुब्बारे को अधिक फैलाएगी, तो वहां पर उसका दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, आगे देखिए इसमें ताप, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम T से। अब यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब अर्थात यह क्या होता है? गहन गुण होता है। इसको समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, जो भी मानव प्रजाति है उसका टेम्परेचर सामान्य स्वस्थ अवस्था में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अन्य प्राणी होंगे उनमें कुछ अलग टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहां पर उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? उसकी विशिष्ट प्रकृति पर, उस पदार्थ की प्रकृति पर। या ऐसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति हल्का है और कोई व्यक्ति क्या है? भारी है। तो उसमें एक व्यक्ति क्या है? ए है, वो 100 किलो का, और एक कितना है? 75 का। तो टेम्परेचर इसमें भी कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन होने चाहिए दोनों क्या? ये स्वस्थ अवस्था में, बुखार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे यह विदित होता है कि उसकी मात्रा पर निर्भर न करके किस पर निर्भर कर रहा है? वो उसकी प्रकृति पर। इसीलिए यहाँ पर ताप क्या है? एक मात्रात्मक गुण न होकर गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो देखिए विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा एक है घनत्व। क्या है? घनत्व, जिसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? रो के द्वारा। और है देखो घनत्व, जल का घनत्व क्या होगा? लकड़ी से सदैव अधिक होगा। इसी कारण सूखी जो लकड़ी होती है वो पानी पर क्या होगी? सदैव तैरती है।
क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा और जिसका घनत्व कम होता है वह उस द्रव पर तैरेगी जिसका घनत्व क्या है, अधिक है। समझ गए? इसीलिए यहां पर लकड़ी क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती है। एक बात और नोट करना, एक है समुद्र का पानी और एक है अपना सादा पानी। इन दोनों में से घनत्व किसका ज्यादा होगा, समुद्र के पानी का। किसका, समुद्र के पानी का, क्योंकि यहां पर सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब नमक अधिक होंगे तो घनत्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द्विध्रुव घूर्ण डायपोल मूवमेंट। अब देखिए यहां पर डायपोल मूवमेंट कैसे पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये है इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके कारण इसका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब चाहे इसको कितनी ही मात्रा में ले लो, इसका डायपोल मूवमेंट सदैव 0 ही रहेगा। कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ पर लगने वाला तनाव, जिसके कारण क्या होता है कि सतह जो है वो क्या होती है, संकुचित होती है। क्या होती है, संकुचित होती है। जितनी ज्यादा संकुचित होगी उसका पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहां पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप दूध 1 लीटर लीजिए, चाहे 1 क्विंटल लीजिए, उस पर जो संकुचन की कैपेसिटी है वो जितनी 1 लीटर पर होगी उतनी ही क्या होगी, 1 क्विंटल पर होती है। इसीलिए पदार्थ की मात्रा पर पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, शानता, विस्कोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा नीटा के द्वारा। ठीक है। अब विस्कोसिटी है, अब देखिए एक तो है शहद, यहां लिख रहा हूं, क्या है शहद, क्या है पानी। इन दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताइए बताइए। वेरी गुड। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर शहद की क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। अब आपने ये पढ़ा होगा अभी तक तो कि द्रव के बहने का गुण क्या कहलाता है, शानता, विस्कोसिटी। जबकि यहां पर हमें इसको समझना इस प्रकार से है कि जब द्रव बहता है, फ्लो होता है द्रव का, तो उस दौरान सतह के द्वारा लगने वाला घर्षण बल, वो भी कौन सा, विरोधी बल, लगने वाला विरोधी बल जितना ज्यादा होगा, शानता का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। शानता का मान, विस्कोसिटी का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें मालूम है शहद क्या होता है, धीरे धीरे बहता है, अर्थात इसमें विरोधी बल ज्यादा कार्य करता है, और विरोधी बल जितना ज्यादा कार्य करता है, शानता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होता है। और इसमें शानता का मान क्या होता है, कम होता है। अब चाहे आप कितनी ही मात्रा ले लो, इसकी विस्कोसिटी उतनी ही होगी, चाहे 1 क्विंटल ले, चाहे आधा क्विंटल ले, चाहे कितना भी ले। ठीक है। तो यहाँ पर शानता भी क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण है, गहन गुण होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट ऊष्मा लिखा दी क्या, अच्छा पृष्ठ तनाव हुई क्या, रासायनिक विभव, रासायनिक विभव। अब रासायनिक विभव क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मुक्त ऊर्जा में
किसमें, मुक्त ऊर्जा में हम किसका भाग दे दें, मोलर द्रव्यमान का। किसका, मोलर द्रव्यमान का। तो क्या प्राप्त होगी अपने को, रासायनिक विभव, जो कि क्या होगी, गहन गुण को व्यक्त करने वाली इकाई, रासायनिक विभव। इसको भी हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, म्यू के द्वारा। अब मुक्त ऊर्जा, अब यहाँ पर मुक्त ऊर्जा आ गई तो ये भी बता देता हूँ। मुक्त ऊर्जा क्या होती है, एक मात्रात्मक गुण होती है। क्या होती है, मात्रात्मक गुण होता है। मुक्त ऊर्जा किसका गुण है, मात्रात्मक गुण। मुक्त ऊर्जा अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हम इसको G अपॉन क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू क्या जाएगा, म्यू। तो यहाँ पर यह भी क्या है, एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है, कि विशिष्ट गुण होता है। एक और देखिए, आयतन है, यही लिख देता हूं, क्या है, आयतन। आयतन में हम किसका भाग दे दें, द्रव्यमान का। किसका भाग दे दें, द्रव्यमान का। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, विशिष्ट आयतन। क्या प्राप्त होता है, विशिष्ट आयतन। और द्रव्यमान में जब आयतन का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है अपने को, घनत्व। क्या प्राप्त होता है, घनत्व। और विशिष्ट आयतन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, यहाँ पर V के द्वारा। अब यहाँ पर यह विशिष्ट, जहां पर विशिष्ट लग गया तो आंख बंद करके आप तो उसको गहन गुण कर देना। जहां विशिष्ट लग गया, विशिष्ट ऊष्मा हो जाए कुछ भी, जहां पर विशिष्ट आयतन हो जाए कुछ भी आए, तो वो क्या होगा, गहन गुण होता है। ठीक है। अब एक और है विवर्तन। क्या है, विवर्तन। अब विवर्तन भी क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की मात्रा पर। ठीक है। एक है अपवर्तन, यह भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की मात्रा पर। एक है परावर्तन, क्या होगा, परावर्तन। तो यह भी क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह, यदि ब्लैक बॉडी होगी तो वह क्या करती है, पूर्ण रूप से क्या करती है, अवशोषण किसका, विकिरणों का। ठीक है। तो उसमें परावर्तन का मान कितना होता है, 0। ठीक है। आगे एक और याद आ रहा है मेरे को, मात्रात्मक गुण में क्या, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता C, यह भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर न करके किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर। अब ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है, पदार्थ, किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। तो अब यहां पर देखिए एक तो है इतना सा पदार्थ, ठीक है, और एक है इतना पदार्थ। दोनों के ताप में हम क्या करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करना चाहते हैं। इसमें भी कितनी वृद्धि करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, और इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस की। अब यहां पर इन दोनों को गर्म करेंगे तो इसको तो हल्का सा गर्म करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी, लेकिन इसको कुछ ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अर्थात इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो यह ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण। ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण। तो इसकी तुलना में इसमें अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा।
अतः इसमें निहित ऊर्जा ऊष्मा का मान क्या होगा, ज्यादा। जब निहित ऊष्मा का मान ज्यादा है तो ऊष्मा को धारित करने की, ऊष्मा का धारण इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऊष्मा का धारण ज्यादा है, इसीलिए इसकी ऊष्मा धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अतः ऊष्मा धारिता भी किस पर निर्भर कर रही है, पदार्थ की मात्रा पर। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या से मेरे को अवगत करा सकते हैं। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।